कैपेसिटर तो 40 तक करना, क्रिटिकल को करो 40 के बाद मत करना। वो कैपेसिटेंस में हम लोग पढ़ना चालू कर चुके हैं और आई थॉट सो पहला कंसेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि कैपेसिटेंस क्या है। सिर्फ कैपेसिटेंस क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसके यूनिट्स के बारे में बात करिए और ये भी कह रहे थे कि वो ज्योमेट्रिकल फैक्टर है किस पे डिपेंड करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। सर शेप एंड साइज पर, जैसे मैं बाल्टी का एग्जांपल दे रहा था, तो सर बाल्टी का एग्जांपल बड़ा सरल सा है, उसमें सर वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी टाइप का है, इट इज जस्ट लाइक सम स्टोरेज कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब यही हुआ, मतलब यहाँ क्या स्टोर कर रहे हो, बाल्टी में पानी भर रहे थे, बताओ यहाँ क्या भर रहे हो, यहाँ चार्ज भर रहा हूँ, क्या कहा, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी जैसा है। सर कितना आप इस पे क्या कर सकते हो, चार्ज स्टोर कर सकते हो, उस कैपेसिटी के बारे में ये कहीं आपको बताता है। गेट माई पॉइंट करेक्टली, तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है जो उसको पता चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस के बारे में अर्ली। अब सर इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला आपको करना पड़ता है वो हेडिंग लिखो अगला आज का नया, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है, कैपेसिटेंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, कह दिया कि उसका चार्ज से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर क्या है इसको आप लोग समझे लिखो। कंसीडर स्फेरिकल कंडक्टर, कंसीडर अ स्फेरिकल कंडक्टर having radius r, capital R, spherical conductor having radius r, when charge q is given to it, potential on its surface, when charge q is given to it, potential on its surface। अब देखें यहां इस चैप्टर में आते ही हमने k को लिखना छोड़ दिया, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में k लिख रहे थे, यहां लिखना छोड़ दिया आपने, लगता है देख मतलब यहाँ के कोई और खास है, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे, वो अपना 9 × 10⁻⁹, कैपेसिटर में नहीं है, कैपेसिटर में ये पॉपुलर नहीं है, सर इसको आप के लिखें, सीधा लिखा 1/4πε0 q/r, ठीक है। ऑल्सो सर ये तो पोटेंशियल है, मैं तो कल से ये पढ़ के आया हूं Q = CV, सरल सी बात है सर, Q = CV, सो C = Q/V। सर C क्या है, Q/V है, Q/V है, तो इसको जल्दी से लिखो फटाफट से। सर C लिख देते हैं Q / V। V कौन है सर, Q/4πε0r, जो चीजें कटी उनको हटा दें एंड गेट योर फर्स्ट फॉर्मूला। सर लो भाई एक पहला कैपेसिटर आ गया। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखें, द फेमस फॉर्मूला, फर्स्ट वन 4πε0r, और इसको देखने समझने की कोशिश करें। इसमें देखने की समझने की क्या कोशिश करो, इसको देखो, ज्योमेट्री। सर ज्योमेट्री कहां, शेप एंड साइज का डिपेंडेंट है। दूसरा क्या बोला, मीडियम, हाँ मतलब कोई दूसरा मीडियम भरोगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, कोई और आएगा। मतलब दिमाग ये लगाए बच्चा, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में क्या आता है, एक तो मीटर आता है ज्योमेट्री का, एक कौन आता है एप्सिलॉन नॉट, बाकी कोई नंबर है। दिस इज द होल इंपॉर्टेंट थिंग। सर पहला तो फॉर्मूला आ गया 4πε0r, ग्राफ बना दें। सर कोई C और R में ग्राफ बनवाए, बच्चा यूं नहीं कहेगा मैं नहीं बनाऊंगा, सर ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो साफ कह रहे हैं, कौन कह रहा है अभी वापस क्यों कह रहे हैं, C डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, हम कल ही कह चुके हैं, अब क्यों कह रहे हो। C का फॉर्मूला यही रहेगा कि Q/V, रेशियो ऑफ Q/V, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इसमें कोई शक ही नहीं है ना। तो सर फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला याद करो। दूसरी नंबर सर C प्रोपोर्शनल टू R, ग्राफ बनाना सीखो। सर ग्राफ बनाना तो मुझे आता है, तो पहला काम आप लोगों ने कर लिया। सर ये काम समझ में आ जाएगा। सर पहला फॉर्मूला किसके लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, वी हैव द फॉर्मूला, वी हैव द आंसर। पहला अब सर नए फॉर्मूले आ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले तो इंटेक्ट रखने, ये नए फॉर्मूले का सेटअप चालू हो गया। Q = CV, कोई पूछे स्फेरिकल कंडक्टर, सीधा बोलना पड़ेगा 4πε0r, ग्राफ वगैरह देख लिया। अब सर एक नोट देखो, राइट डाउन ए नोट। पहला तो है, ये बहुत है, ये उस फर्स्ट एक्सरसाइज में कहीं था, मैंने आपको कहा था जब कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, तो सर वहीं बता सकते हैं और बता ही नहीं सकते। ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एक तो आपने लिख रखी है, एक यहां से लिखी जाती है। तो सर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट ऐसी भी आएगी 4πr, 4π का तो कोई मतलब ही नहीं है। C का यूनिट क्या हुआ, फैरेड, R का यूनिट क्या है, मीटर। ये ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट है। ये एक सवाल था कहीं फर्स्ट एक्सरसाइज में, देख लेना है ना सर। यहां उसको मैंने उस समय पेंडिंग करवा दिया था, तो सर ये कर ही नहीं सकते, अभी जब पढ़ेंगे तब करेंगे, है ना। तो अब आप इसको कर सकते हैं। सर ये फैरेड पर मीटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहां से आ गया, वहां नहीं बता सकते। इसको तो कहां बता सकते हैं आप, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर पे ही बता सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का एक और खास यूनिट है जो बहुत पॉपुलर है, इसको भूले नहीं। व्हाट इज द यूनिट, सर ये है फैरेड पर मीटर है। पहली बात क्लियर। दूसरा नोट लिखे, सर पहला नोट है, पहले नोट में सवाल आ गया। दूसरा नोट, तो सर ये पूछा, लिखो सेकंड नोट में, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ट्रीटिंग इट एज स्फेरिकल कंडक्टर। तो सर कैपेसिटेंस पता करवाना चाह रहा है अर्थ का, ट्रीटिंग एज स्फेरिकल कंडक्टर। तो सर स्फेरिकल कंडक्टर किसी को नहीं याद, वो भी लिख दो ऑफ रेडियस, भाई अगर कोई भूल गया है तो जरूर लिखे, रेडियस याद करो भाई सब जने, ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर। तो आप ये काम करके देखें,
तो सर एक स्फेरिकल कंडक्टर जो अर्थ को माने तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी आएगी, जरा चेक करें सर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैसे लिख रहे हैं, वेरी क्लेवरली, नंबर्स को ध्यान से लिखना सर, बड़ी चालाकी से। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिया, 1 बाई के। ये दिमाग लगाया, बिना बात के नंबर लिखते तो समझदार निकलाते। 6400 किलोमीटर है, बी केयरफुल। सर ये नंबर मुझे देखना पड़ेगा कुल मिला के, ठीक है। सर ये नंबर मैंने देखा ध्यान से, सर नियरली दिस नंबर बिलोंग्स टू 711 माइक्रोफैरेड। क्या नंबर है, इसको याद रखना, कि स्टैंडर्ड है, बदलने वाला ही। सर ये कैपेसिटेंस क्या आई है, माइक्रोफैरेड। मतलब क्या सिखाना चाह रहे हो सर, क्यों प्रूव कराया मेरे को ये बात आपने, अर्थ को स्फेरिकल कंडक्टर इतनी बड़ी को माना, ये प्रूव करना चाह रहे हैं कोई इतनी बड़ी अर्थ कहां पहुंचा, जरा नंबर तो देखना यार। तो सर अभी तो माइक्रोफैरेड पूछे हैं, अगर आप ज्यादा दम भी लगा लोगे तो इसको आप मिली फैरेड बोल लो, इससे ज्यादा दम नहीं है। मतलब इतना बड़ा कंडक्टर, ये कैपेसिटी, मतलब ये स्कीम समझ में नहीं आई सर। सर स्कीम को क्या समझो, कैपेसिटी तो आई नहीं, इतना अर्थ पे और क्या रखोगे, अर्थ से क्या बड़ा कंडक्टर रख लोगे क्या, सर अर्थ पे अर्थ से बड़ी कोई चीज तो रखोगे। इतना बड़ा कंडक्टर होने के बावजूद कैपेसिटी कितनी आई है, इतनी सी आई है, तो फिर मेरे तो कंडक्टर छोटे छोटे होंगे, अर्थ जैसे तो होने से रहे, सर फिर उनकी क्या कैपेसिटी आएगी। किसी ये तो टॉपिक ही लफड़े में लग रहा है, शुरुआत में पता चल रहा है कि दम नहीं है। लिखो लिखो, दिस कैपेसिटी इज वेरी स्मॉल, दिस कैपेसिटी इज वेरी स्मॉल, hence we can say that, हमें कुछ कहना पड़ेगा, this capacity is very small, hence we can say that capacitance, hence we can say that capacitance cannot be increased, capacitance cannot be increased by very much by increasing its shape and size, cannot increase by very much by increasing its shape and size। ये क्यों प्रूव करना पड़ा, कोई कहेगा अच्छा डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, तो बढ़ा लो और बढ़ा के कैपेसिटी बढ़ा लो, बढ़ा के देख ली, दम लगा लिया जितना लगा सकता था। कितना दम लगा था, अर्थ, बस दम निकल गया, बस हो गया काम। अर्थ पे सर, अर्थ से बड़ी चीज तो रखूंगा नहीं, ये मैक्सिमम ये रख के देख लिया, ये हाथ आया मेरे, ये हाथ आया, तो फिर कुछ हाथ आया नहीं है, फिर मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ सही जा रहे हैं, पर बिल्कुल सही सोचा कि ये डायरेक्शन तो सही नहीं है। शेप एंड साइज को बढ़ा के कैपेसिटेंस बढ़ाने वाली स्कीम तो फेल हो गई। क्यों, ये दिख रही है यहाँ पे, फेल हो गई। शेप साइज बढ़ाने का ठीक है, थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन कोई ऐसा दम नहीं दिख रहा है, स्कीम तो कोई और सोचनी पड़ेगी। तो यहां से आपको एक्टिव कर रहे हैं, चैप्टर का डायरेक्शन कहीं अलग है, तो चैप्टर का डायरेक्शन कहीं और ले जा रहे हो आप। ये कह तो दिया कैपेसिटेंस है, शेप साइज का डिपेंडेंट है, मीडियम का डिपेंडेंट है, लेकिन शेप साइज बढ़ा के देख लिया, कुछ हाथ नहीं आया, इसमें भी कोई शक नहीं है। सर मीडियम क्या चेंज करूं, हवा की जगह मैं क्या लाऊं, कोई कह रहा मीडियम चेंज कर दो, क्या करूं, हवा हटा दूं, मैं चला जाऊं इस दुनिया से। सर यूं क्या कर रहे हो, सर हवा हटा देंगे, सर ऐसा बड़ा चार्ज लाके क्या करेंगे, सर वो भी इतना आसान काम नहीं है, कोई और आइडिया सोचने पड़ेंगे। सर मीडियम कंडक्टर के चारों तरफ मीडियम क्या चेंज करूं, है ना, कैसे अपन कह रहे हैं सर, और कुछ करने पड़ेंगे। सर ये तो कुछ समझ में बात आ नहीं रही है सर, ये मैथ समझ में नहीं मेरे, सर ये कोई स्कीम ही समझ में नहीं आ रही, कुछ और करेंगे देखें। लेकिन अब ये प्रूव अभी से कर दिया है, सर बात को सुनो केवल कि सर बाय इंक्रीजिंग शेप एंड साइज इट इज नॉट टू मच बेनिफिशियल। सर ये स्कीम मेरे समझ में नहीं आई, आपने तो कल ही कह दिया था फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, दीज आर द पॉपुलर ओनली माइक्रो फैरेड एंड, ये तो अर्थ जैसी बॉडी का भी फैरेड नहीं आया यार, हद हो गई। ये तो सर अर्थ इतनी बड़ी वो तो फैरेड आती है, अर्थ ही फैरेड नहीं आ रही, तो आपके जो बॉडी होगी उनका क्या हाल होगा, उनको इतना भी कैसे लाओगे, वो तो इतने भी नहीं आएंगे जीवन में कभी, फिर तो गलत हो जाएगा, फिर सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी, तो नहीं चलना वाला। सो हैव टू डू सम डिफरेंट थिंग्स। चलो, लेकिन पहला टॉपिक फिर भी यही है कि सर यही पढ़ना पड़ता है, भले खराब है अच्छा है, लेकिन यही पढ़ना पड़ेगा। एक दो छोटे छोटे से सवाल लिखो, सर इसके ऊपर बड़ी पॉपुलर टाइप के वो छोटे सवाल हैं जिनको आपको फॉलो करना। लिखो फटाफट लिखो, एक वो ड्रॉप को मैच कराने वाला वो जो सवाल पोटेंशियल वाला है, वो कैपेसिटेंस में भी लिखो फटाफट से। राइट डाउन दैट गुड क्वेश्चन। A charge drop having charge q and radius r, दोनों स्मॉल लिखना। A charge drop having charge q and radius r, ठीक है। n such identical drops, C proportional to r फेल्ड नहीं है, बात नहीं बनी। C proportional to r सही है, फेल्ड नहीं लिख सकते अंग्रेजी में, काम का नहीं है, यूजफुल आइडिया नहीं है ना। फेल्ड कहने का मतलब तो फॉर्मूला गलत हो गया, not failed, not useful. Be particular with the words. So, spherical droplet having charge q and radius r, n such identical drops are combined to form a bigger drop. मतलब ये सवाल से पहले देखा ही अपन ने, पोटेंशियल वाला करा चुका हूं, वापस नहीं करूंगा। n such identical drops are combined to form a bigger drop. सर n such identical drops combined कर दी, क्या बना दिया सर, बिगर ड्रॉप। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस, मतलब जो चीजें पहले कर चुके बता दूं, पोटेंशियल कर चुके, रेडियस कर चुके, चार्ज कर चुके, तीनों पहले निपटा चुके हैं। आज क्या नया सवाल है कैपेसिटेंस का। सर बड़ा सरल सवाल है, कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस पे ध्यान दो। सर सी का फॉर्मूला है, सर सी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सर उसका तो चार्ज से लेना देना ही नहीं है ना। व्हेन n such drops are combined, सर ये अपना पुराना फंडा है, देन क्या करना है सर, वॉल्यूम रिमेन सेम करना, रटना ही नहीं। सर ये कौन रटेगा इसको, मेरे को मालूम है सर ये कंसेप्ट,
सर जैसे ही एन ड्रॉप कंबाइंड करोगे ये हो जाएगी, बड़ी ड्रॉप की रेडियस क्या आ जाएगी, n पावर 1/3 टाइम्स r. सो what is that c dash? 4 pi epsilon naught capital R, 4 pi epsilon naught n power 1/3 times small r. And what is that new c dash? तो ये सवाल आपको इस चैप्टर में वापस मिलेंगे सर, ये वो ड्रॉप वाले बहुत सारे सवाल वापस मेरे को मिलने वाले हैं इस चैप्टर में, याद रखना. वो पोटेंशियल भी पूछेगा तो मेरे से वापस पूछने मत आ जाना को ड्रॉप तोड़ी या ड्रॉप जोड़ी, मैंने दोनों सिखा दिया सर. ड्रॉप तोड़ो जोड़ो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं कंसेप्ट से चलता हूं, फॉर्मूला मेरे को याद है नहीं. तो सर फॉर्मूला याद नहीं अच्छी बात है, इस तरह से आप चलेंगे सर. ये एक इनिशियल सी है, ये एक फाइनल सी. अब कभी रिवर्स करे तोड़े तो सर मैंने फॉर्मूला रट लिया, फिर फॉर्मूला गलत ही लगा दिया तो उल्टा आंसर आ गया. ये करा क्यों तूने, है ना. कभी कभी फॉर्मूला भूल जाते हैं, कंसेप्ट पे रहना चाहिए सर. ये ड्रॉप जोड़ने तोड़ने वाले सवालों में अब याद एक कर रखते हैं, एग्जाम में पूछे बच्चा बस फॉर्मूला याद रखता है, किसी का भी हो, जोड़ने वाले का हो तो तोड़ने वाला हो, हर कोई लगा देता है, नहीं चलेगा. सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन सर, ये आपको करना पड़ सकता है, याद रखें कि सर इस तरह के छोटे से सरल सवाल आ सकते हैं. और इसमें कुछ करने का इनिशियल लेवल पे दिख रहा है, एक नोट और लिख लो कि सर उसको और लिख लेते हैं, इट इज ऑल्सो गुड वन. उसको लिखो, अर्थ इज ट्रीटेड एज, अर्थ इज ट्रीटेड एज. सर अर्थ को कैसे ट्रीट करते हैं, अर्थ इज ट्रीटेड एज ए कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल 0. सर अर्थ को कैसे ट्रीट करते हैं ये बताओ आप लोग. सर अर्थ को ट्रीट करते हैं इस तरह से, एंड इट्स कैपेसिटेंस इज टेकन एज इंफिनिटी. तो सर वो रेडियस को ट्रीट करके किया तो 711 माइक्रोफैराड आया, कोई मतलब ही नहीं. तो फिर अर्थ का ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है. अर्थ का ट्रीटमेंट कैसा है, अर्थ को हमने एक सवाल में कहा है, पिछले सवाल में याद है, पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आगे जाके पढ़ाएंगे आपको. अर्थ को कैसे ट्रीट करते बताओ, जीरो पोटेंशियल. सर रेफरेंस से कुछ भी मान सकते हैं, जीरो ही अच्छा रहेगा ऐसे मानते हैं, है ना. सो अर्थ इज, नोट लिखना, अर्थ इज ट्रीटेड एज ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ जीरो पोटेंशियल, हेंस इट्स कैपेसिटेंस इज इनफाइनाइट. इसकी कैपेसिटेंस कितनी मानते हैं, इनफाइनाइट मानते हैं. और याद करो चार्ज वाली प्रॉपर्टी कही, सर चार्ज वाली में कहा था अर्थ को माना था इनफाइनाइट सोर्स एंड सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सो इनफाइनाइट सोर्स सिंक कैसे, वैसे तो इसको ऐसा अज्यूम कर रखा है कि सर इनफाइनाइट सोर्स सिंक के कितने ही ले दो कितने ही दे दो, इसको कोई ऐसा होने वाला है नहीं. तो 711 इज नॉट ए गुड आंसर सर, वो हमने कैलकुलेट करके किया है स्फेरिकल कंडक्टर मानते हुए. लेकिन क्या असल में ऐसा करते हैं, असल में ऐसा नहीं करते, असल में इस तरह से करते हैं सर. उसको आप स्फेरिकल कंडक्टर मानते हो जो कैसा है, जिसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है, और जीरो है तो उसका कैपेसिटेंस कितना था, इनफाइनाइट. सवालों में क्या काम लेते हैं, 711 काम लेते हैं. सवालों में अर्थ को कैसे मानते हैं, इसका कैपेसिटेंस कितना है, इनफाइनाइट है. गेट द पॉइंट. तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला, वैसे नोट याद आ गया तो हमने लिख दिया ऐसे. वरना ड्रॉप वाले सवाल छोटे छोटे ऐसे जोड़ने वाले ऐसे करते रहो. अब एक छोटा सा डेरिवेशन आगे जाने से पहले सर उसको अपन देख लेते हैं, वो लिख लो, वर्क डन इन चार्जिंग अ कंडक्टर. हेडिंग लिख लो, वर्क डन इन चार्जिंग अ कंडक्टर. एंड दूसरा नाम वर्क डन ही कहां जाके स्टोर कर देते हो, पोटेंशियल एनर्जी. हेडिंग लिख लो, छोटा सा एक डेरिवेशन है वो कर देते हैं, इसको कैपेसिटर में वापस करेंगे, लेकिन यहां पर भी जरूरत होती है, एक बार यहां समझ लेते हैं फिर वापस वहां फिर कर डालेंगे. लिखो, व्हेन कंडक्टर इज चार्ज्ड इट्स पोटेंशियल, नहीं ऐसा भी नहीं है कि 700 माइक्रोफैराड इज लार्जेस्ट कैपेसिटेंस ऑब्जर्व, देन नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास दूसरे. इसलिए क्या जुगाड़ भी करने सर, इस वाले जुगाड़ से कुछ हाथ नहीं आया, कोई और दिमाग लगाएंगे, कोई ऐसा दिमाग लगाएंगे बिना शेप साइज बढ़ावे कैपेसिटेंस बढ़ा लें, ऐसा जुगाड़ लगाएंगे. शेप साइज बढ़ाने वाली स्कीम फेल, यूं कह रहे थे हम लोग सर, शेप साइज बढ़ाने वाली स्कीम फेल हो चुकी है, ये काम की नहीं. कोई और स्कीम हो तो बताओ, वरना ये चैप्टर फेल हो जाएगा. इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, चैप्टर फेल हो जाएगा, आपकी चालू होने से पहले खत्म हो जाएगा. तो स्कीम कोई और बढ़ानी पड़ेगी, कोई और स्कीम बढ़ाएंगे, यूं कह रहे हैं. ठीक है, तो वापस लिखें, वर्क डन इन चार्जिंग अ कंडक्टर एंड पोटेंशियल एनर्जी. लिखो, व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज्ड इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस. व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज्ड इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस. सही बात है, क्लियर. वर्क हैज टू बी डन, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्सेस, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्सेस between charge present on the conductor, charge present on the conductor and charge coming from outside, charge present on the conductor and charge coming from outside. तो क्या मतलब सर इसका, सपोज है किसी को 100 कूलम देना है, एक साथ तो देते नहीं, धीरे धीरे देना, अचानक कुछ होता नहीं सर. जब पहले सपोज से 1 कूलम दे दिया, उसकी प्रेजेंस में एक और लाए, तो सर एक और लाओगे तो ये किसी एक को आने देगा क्या, सर प्लस प्लस धक्का मारेगा, सर फिर भी धक्का मार मुड़ के दे दिया, 2 हो गए, इसकी प्रेजेंस में फिर एक को लाओ, तो सर ये 2 इसको आने देगा, और धक्के मारेगा जोर जोर से, फिर भी धक्के मार मार के दे दिया, हाँ 3 हो गए, सर 3 की प्रेजेंस में एक और लाओगे सर ये फिर धक्के मारेगा. ये किसके बीच में रिपल्शन फोर्स, सर चार्ज प्रेजेंट ऑन द कंडक्टर एंड चार्ज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. ये चार्ज करना आसान नहीं है, आपको वर्क करना पड़ेगा किसके बीच में, सर वहां ऑलरेडी प्लस है, मेरे को भेजना है तो दम लगाना पड़ेगा किसके, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. ठीक है, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. और हम साहब कहते हैं सर यही जो हमारा वर्क है, गायब होता नहीं एनर्जी, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. सर ये सारा का सारा जो वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट पे क्या हो जाता है सर, स्टोर हो जाता है.
ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। पहले पहले सर कंसेप्ट कहां से आया, वो दो लाइनें समझ में आनी चाहिए। कुछ नहीं, चार्ज और दे रहे हो, प्लस से प्लस दे रहे हो, धक्का मार के देना पड़ेगा, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी देने के लिए, वरना अगर नहीं मान रहा है सर करके दिया, फिर वो वर्क डन कहां स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, लिखो लेट Q be the charge on a conductor at certain instant and V be its potential। तो सर किसी समय आप मान लो कि सर चार्ज उस पर Q है और पोटेंशियल क्या है, V है, कोई इंस्टेंटेनियस, यहां पर आप INS लिख दो और यहां पर भी इंस्टेंटेनियस को लिख दो। लेट Q इंस्टेंटेनियस विद द चार्ज ऑन अ कंडक्टर एट ए सर्टेन इंस्टेंट एंड V be its V INS की लिखा एट सर्टेन इंस्टेंट, V इंस्टेंट be its पोटेंशियल। ठीक है, इफ dq be the additional charge given to it, तो जितना है उसके प्रेजेंस में किसी को देंगे। इफ dq be the additional charge given to it then work done। वर्क डन तो कहते ही खुशी होती है, वर्क डन तो एक ही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला ये कि दम लगा लेते, मर्जी हो जितना दम लगा ले, ये समझ नहीं पड़ेगा तेरे जीवन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर वर्क डन क्या होता है, Q डेल्टा V और है क्या, तो सर ये कर दिया अपन ने सर dq into V इंस्टेंटेनियस और दैट इंस्टेंट ऑल्सो। सर ऑल्सो हम कह सकते हैं कि सर Q इंस्टेंट कैसा होगा, सर C इंटू V इंस्टेंट। देखना है C इंडिपेंडेंट है, C का कोई फर्क नहीं पड़ता, सर बिल्कुल सही है, तो आप इस V इंस्टेंट को हटा सकते हैं कि Q इंस्टेंट डिवाइडेड बाय C। So, what is that work done? कि सर ये हो गया Q that instant upon C that dq। क्लियर, तो आपने ये वर्क डन का फॉर्मूला ला दिया। अब आपको क्या करना है, सर वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा वापस से। सर वापस से इसको लिख देते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं। लिखो हेंस नाउ वर्क डन इन राइजिंग द चार्ज फ्रॉम 0 to Q। तो इधर dq का था, छोटे से का, अपने को तो कहां से कहां तक देना, स्टार्ट करूंगा 0 से कहां तक जाना है, मेरे को जाना कहां तक है, Q तक जाना है, 0 to Q। सर क्या करेंगे, सर तो इंटीग्रल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस वर्क डन इंटीग्रल dw इंटीग्रल ये Q इंस्टेंट dq डिवाइडेड बाय C। कहां से कहां तक, सर 0 से Q तक देना, C बाहर, सर C को तो बाहर करो, इंटीग्रल बड़ा सरल, सर यही इंटीग्रल अपने पके जा रहे हैं सर 0 से Q लगा दो इंटीग्रल की लिमिट, सर Q स्क्वायर बाई 2 है ना, कुछ इंस्टेंट पर 0 से कहां तक, सर Q तक लिमिट लगा दो, अपर लिमिट Q स्क्वायर, ये यही है Q स्क्वायर बाई ट्वाइस C। सो दिस इज द वर्क डन। है ना, सिंबल पे लड़ाई मत करना, सर वो क्या है dq इंस्टेंटेनियस ही दे रहे हैं, आप चाहो सर इसको भी साथ लिखो, सर यहां पे भी लिख सकते हैं ताकि कोई लड़ाई नहीं होगी, सर इफ dq इंस्टेंट है, ताकि कोई उसमें लड़ाई नहीं हो, सर कोई बच्चा सिंबल पे लड़ने लग जाए मेरे से, नहीं सर सिंबल पे आपसे नहीं लड़ेंगे, बड़े हो गए, फिर भी कोई बच्चा ही रह जाए, मैं क्या करूं, सर वो दोनों एक जैसे होने चाहिए, दोनों एक जैसे रख ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर Q इंस्टेंट पे था, उस समय क्या दिया, dq और दिया उसका ना, क्योंकि सिंबल पे लड़ रहा हो तो मैं उसके लिए ऐसा कर दूंगा, सिंबल पे मत लड़ना यार मेरे से। कहां से कहां तक देना, 0 से Q तक, 2C बाहर, अपर लिमिट क्या है Q स्क्वायर, लोअर लिमिट क्या है 0, मैंने रखी नहीं, तो दिस इज द वर्क डन। साफ कह रहे हैं दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, और यही जो वर्क डन है वो किसमें स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। मतलब U का फॉर्मूला क्या है, W है, मतलब Q स्क्वायर बाई ट्वाइस C। तो छोटा सा डेरिवेशन का सर वर्क डन क्या होता है या पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है चार्ज कंडक्टर की, उसको आप लोग जरूर फॉलो करें। ऑल्सो अब इसके गेटअप सर, लेकिन सी Q का फॉर्मूला तो ये भी है CV, अगर ऐसा है तो U का फॉर्मूला या W का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सर C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। मतलब दूसरे फॉर्मूले की तैयारी करो भाई, सर एक फॉर्मूला तो ये रहा Q स्क्वायर बाई 2C, दूसरे फॉर्मूले की तैयारी करो। सर जितना अच्छा फॉर्मूला ये है उतना ही अच्छा फॉर्मूला जैसे अपने नहीं होते, आप MB स्क्वायर भी अच्छा है, P स्क्वायर बाई 2M भी अच्छा है, सब चाहिए, बुराई किसमें, वैसे ही सर तो सवाल देखना पड़ता है कौन सा चल रहा है, चार्ज के साथ चलेगा इधर जाएंगे, पोटेंशियल के साथ चलेगा इधर जाएंगे। अब बच्चा यूनिक तो 2 लिखा दी, गलत हो गया मेरे साथ, मैं कौन सा लगाऊं, अरे सवाल तो देख लेता, सवाल में पोटेंशियल दे रहा है लगा, सवाल वाला चार्ज दे रहा है लगा, सवाल वाले के ऊपर हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो दोनों ही फॉर्मूले ऐसे गेटअप चेंज में नहीं जाते, इनको याद ही रखते हैं। सर एक फॉर्मूला कौन सा है Q स्क्वायर बाई 2C है, दूसरा कौन सा है हाफ CV स्क्वायर। ऑल्सो एक और लिखो, एक और हटा सकते हैं, C को हटा सकते हैं Q बाई V, और अगर ऐसे हटा दें ये U का फॉर्मूला या वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, सर हाफ C V स्क्वायर मतलब Q स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ये हुआ हाफ नहीं, मैंने कुछ कवर कर दिया, C V स्क्वायर की लगाए Q स्क्वायर बाई, नहीं रुको क्या किया, जस्ट वेट, C V स्क्वायर में क्या लिखवाया कि सर अपने को बनाना है फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाई V का, C इक्वल टू Q बाई V यहां हटाना था, गलत जगह हटा दिया, हाफ C की जगह लिखा Q बाई V मल्टीप्लाइड बाई V स्क्वायर, V से भी गया, क्या बचा सर तीसरा फॉर्मेट ये बचा,
सो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी के तीन फॉर्मूले हैं जो आपको सीखने हैं. सो देयर आर 3 फॉर्मेट्स जिसको आपको काम में लेना है. तो ये कुल मिला के फॉर्मूले हैं जिनके बारे में आपको सीखना पड़ेगा. सर चाहे वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी कहो, नोट लिखो, क्योंकि सर बच्चे को ऐसे याद होना चाहिए, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ क्यू वी, किसी का भी फॉर्मूला ये ऐसे याद होना चाहिए. सर कभी भी वर्क डन के सवाल आएंगे तो मिस नहीं करना है, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे. 3 स्टाइल वाले, 3 स्टाइल फॉर्मूला, तीनों ही याद ही रखने पड़ेंगे. इसको यूं नहीं कहेंगे कभी एक याद करूंगा कभी दूसरा याद करूंगा, नहीं, इस तरह से कोई बात हम लोग नहीं करेंगे. ठीक है, तो पहले भी याद रखेंगे, नोट याद रख लें. सर वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले हैं. इस फॉर्मूले की एक स्टाइल सीख रहे हैं सर, ये एक ही बार काम आता है, वरना ये दोनों ही काम आते हैं. इसको काम में नहीं लेते जनरली, सबसे ज्यादा ये दोनों काम आते हैं, याद रख लेना. लेकिन जो सवाल है इंटरेस्टिंग वो इससे बना रहे हैं. लिखो, इफ Q amount of charge is supplied by a battery, if Q amount of charge is supplied by battery at constant potential V, if Q amount of charge, ध्यान से लिखना है, if Q amount of charge is supplied by battery at constant potential V, at constant potential V, then work done by battery, ये ध्यान रखना भाई, कोई भूल ना मत, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी. सर Q चार्ज दिया, पोटेंशियल कितना था? V था, बैटरी ने इतना वर्क डन किया और आपने क्या स्टोर किया? ये गजब हुआ, बैटरी ने काम किया, क्यों भी मैंने स्टोर किया. ये मतलब ये फेमस सवाल पूछा जाता. ऑल्सो एनर्जी स्टोर्ड हाफ क्यू बी. पता चला नंबर का मजा. ये नंबर का मजा तो देखो आप, अगर U अपॉन W जो करें बैटरी का वर्क डन, तो नंबर कितना आया? अगर हाफ आया एग्जैक्ट. ये फेमस सवाल है और कोई पूछता बैटरी ने काम किया, तूने स्टोर किया, क्या रेशियो है? कोई देख लेना भाई, तू 50% ही स्टोर करता है, लिखे हैं दैट मीन्स ओनली 50% of the work done by the battery. बड़ा फेमस डेटा, बड़ा फेमस सवाल. Only 50% of the work done by the battery is stored as potential energy, and 50% is lost, which reappears. 50% is lost which reappears as heating energy. से लॉस होता है वो कहां जाता है? वो घूम फिर के वापस हीटिंग में. कभी थर्मोडायनेमिक्स से सवाल आ जाए फंस जाओगे. देख लेना थर्मोडायनेमिक्स जाके, कोई जूस लो वाला सवाल पन्ना पलटना जाके, वहां मैंने फॉर्मूला लिखा है हाफ सी वी स्क्वायर. क्यों लिखा है सर? कभी वो हीट में लॉस होता है, ले जाके सीधा 6 mc डेल्टा थीटा. स्टूडेंट को हवा ही नहीं लगे, कैपेसिटर का सवाल चल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल चल रहा है, ऐसे साफ होता है. ये गजब की बात हुई. सीधा वहां का चले गए, वहीं जाते हैं वो तो सीधे सीधे. सर कितना लॉस किया? हाफ सी वी स्क्वायर. वो कहां चला गया? हीट में चला गया. सर नोट लिखो, हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू MS डेल्टा टी. ये कभी सवाल जब आ जाए तो हालते टाइट हो जाती है बच्चों की. ये कौन है सर? ये वो स्पेसिफिक हीट है. CC क्यों नहीं लिखा? क्या होगा कहीं, भरोसा नहीं बच्चों का. ऐसा सवाल जब आता है फिर उसकी हालत खराब क्यों होती है? सवाल कहां से आया? थर्मोडायनेमिक्स का, कैपेसिटर हवा ही नहीं लगी. अगर तेरे को प्रॉपर्टी याद नहीं, जो वर्क डन करते हैं उसका 50% स्टोर करते हैं, 50% ही लॉस हो जाता है. लॉस दुनिया में कुछ होता नहीं, रीअपियर होता है. रीअपियर कहां होता है? हीट में होता है. हीट ये टेम्परेचर बढ़ा दिया, गया लेवल एकदम ऊंचा कर दिया सवाल का. ऐसा सवाल आ जाता है, आता है मजा. ठीक बात है. तो आज के लिए इतना काफी है, कल फिर बाद में बात करेंगे. तो कल वो ग्राफिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे कैपेसिटर बढ़ाएंगे. ठीक है.